has been recently came into my life and I have dealt with it. Do you know that for claiming input tax credit in a valid form, only the condition of section 16 is required to be satisfied, or some other sections or other provisions of the GST law is also required to be complied. This scenario has been recently came into my life and I have dealt with it, that the place of supply, charging of GST and the taxable person is also play a very crucial role in claiming input tax credit. I will narrate the cases which I have handled recently, which revolves around section 16 of the CGST Act, section 12 subsection 3 of the IGST Act, section 7 of the IGST Act, section 16 of the CGST Act, section 2 subsection 15 of the CGST Act. So all these sections also play a very important role in claiming input tax credit of a particular procurement or particular services which you have procured or which you have availed. मैं परमिशन आप वेलकम टू बिजनेस सचिव वेयर वी सिंप्लीफाई जीएसटी कॉर्पोरेट कंप्लायंस एंड लिटिगेशन। तभी शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के मैं बताने वाला हूँ कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्जिंग ऑफ जीएसटी एंड सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक कंपनी जो कि नोएडा में सिचुएटेड है, उसने एक बिल्डिंग को किराए पे लिया, जो बिल्डिंग भी नोएडा में सिचुएटेड है, लेकिन जो बिल्डिंग का ओनर है, सप्लायर है, वो दिल्ली में सिचुएटेड है। दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट होती है और नोएडा बेस्ड कंपनी ने एग्रीमेंट के बेसिस पे रेंट पे ले लिया। काफी सालों तक इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन चलता रहा और सप्लायर ने, जो बिल्डिंग के ओनर थे, उन्होंने अपने टेनेंट यानी कि नोएडा बेस्ड कंपनी के ऊपर दिल्ली से बिल रेज किया और आईजीएसटी चार्ज करते रहे। आप 2 से 3 साल तक के ट्रांजैक्शन चलने के बाद अचानक जीएसटी डिपार्टमेंट से एक नोटिस आती है डिमांड का, और ये नोटिस किसके पास आती है? ये नोटिस आती है नोएडा बेस्ड कंपनी के पास, जो इस सर्विसेज को अवेल कर रहा है, जिस सर्विसेज को ले रहा है, जिसने इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी उस आईजीएसटी के ऊपर, जो वो बिल्डिंग के रेंट के लिए दिल्ली बेस्ड सप्लायर को पे कर रहे थे। इस केस में क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट अचानक से नोटिस भेजता है, वो भी अंडर सेक्शन 74। आपका इनपुट टैक्स रेट अब रेंट के ऊपर जो ले रहे हैं, इट इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट ए अलाउबल क्रेडिट, and notice has been sent under section 74, which is a very dangerous notice of the GST law। 24 का नोटिस भेजने का मतलब है कि डिपार्टमेंट कहता है कि इस आईटीसी को क्लेम करने में आपने फ्रॉड किया है, अपने लॉ को कंप्लाई नहीं किया है और आपका इंटेंट फ्रॉड का है, आपने बिलफुल सेपरेशन किया है, आपने मिस स्टेटमेंट किया है। और ये नोटिस तब आया जब सब कुछ सही चल रहा था। 2 से 3 साल गुजर गए उस ट्रांजेक्शन को होते हुए, उसके बाद जीएसटी ने नोटिस भेजा। तो क्या इस ट्रांजेक्शन में सप्लायर जो आईजीएसटी चार्ज कर रहा था दिल्ली बेस्ड प्रॉपर्टी के रेंटल के लिए, वो गलत था, या नोएडा बेस्ड कंपनी जिन्होंने उस बिल्डिंग को किराए पे लिया था और इनपुट टैक्स रेट क्लेम कर रहे थे, या डिपार्टमेंट की तरफ से लॉ को इंटरप्रेट करने में गलती हुई थी? तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और मैं बताऊंगा कि कैसे गलती थी और किस वजह से गलती थी, क्या गलती का क्या बेस था, कैसे इसको इवेल्युएट किया और कैसे इस चीज को डील किया। इस नोटिस का रिप्लाई दिया गया तो हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ली है वो सेक्शन 16 के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया। क्या कंडीशन? तो मेरे पास वैलिड इनवॉइस था, टेंडर को 180 दिन के अंदर पेमेंट किया था, जीएसटीआर 2A उस वक्त था, तो जीएसटीआर 2A में पॉपुलेट हो रहा था और प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेन भी अवेलेबल था, मतलब रेडली अवेलेबल था, तो सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। तो नोटिस में जब रिप्लाई दिया गया तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने इस सारे प्ली को डिनाई कर दिया और कहा कि नहीं, आप इस इनपुट टैक्स रेट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये जो परचेज है प्रांत के बाहर से की गई परचेज है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्रांत से बाहर की गई परचेज अलाउएबल नहीं है। ट्रांजेक्शन भी काफी जेन्युइन थी, इसमें कोई भी इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, कोई भी मिस सेपरेशन या बिलफुल डिफॉल्ट का केस नहीं था, ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन थी। लेकिन इस जेन्युइन ट्रांजेक्शन में क्या गलती हो गई? गलती किससे हुई? गलती सप्लायर से हो गई, गलती परचेजर से हो गई, या लॉ के इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई? तो आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें लॉ को इवेल्युएट करना पड़ेगा, लॉ को इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि लॉ क्या बोलता है, व्हाट इज लॉ एग्जैक्टली सेइंग। अगर हमें इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत आती है तो हमें प्रोफेशनल या कंसल्टेंट का सजेशन लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि गलती क्या थी, क्या इनपुट टैक्स रेट गलत क्लेम हुआ और ये सही में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो था वो परचेजर के लिए अलाउडेबल क्रेडिट नहीं था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं रेफर करना चाहूँगा 12 सबसेक्शन 3
which deals with the place of supply in case of immovable property. So as per section 12 subsection 3 of the IGST Act, if immovable place of supply is a place where the property is situated. Section 12 subsection 3 IGST is very much clear in case of immovable property कि जहां पे property situated है उसकी place of supply वही होगी जिस स्टेट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. नंबर 2 दूसरा सेक्शन हम इसमें रेफर करना चाहेंगे वो सेक्शन सेक्शन 7 ऑफ द IGST एक्ट दैट व्हाट टाइप ऑफ GST वुड बी चार्ज. सो इन केस ऑफ मींस the building is situated in Noida, buyer is located in Noida, but supplier is raising GST invoice from the Delhi. So as per the parameters of the section 7, this is the interstate transaction. Supplier is located in Delhi and buyer is located in Noida. On the basis of this place of supplier and place of recipient, both are located in different states. So transaction is interstate supply. Interstate supply के केस में we charge IGST. So supplier has charged IGST on the invoice, which is correct as per the section 7. So where is the what is the wrong? Let's go proceed further. Section 16. So as per section 16, input tax credit to be claimed only when satisfying all the conditions. So I have already stated that buyer has satisfied all the conditions prescribed in section 16. So what is wrong in this? Whether the input tax credit is allowable or disallowable in the eye of GST डिपार्टमेंट. सो GST डिपार्टमेंट कहता है कि आपने सप्लाई तो लिया है, आपने पेमेंट करी है, आपने सेक्शन 16 के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया, बट दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट अलाउएबल एज अ इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, interstate supply. So we have to evaluate further that whether this transaction is eventually interstate supply or not. So for validating the grounds of the transaction, whether this transaction should be treated as interstate supply or not, we should rely on section 22 of the CGST Act. What section 22 of CGST Act say? Section 22 of CGST says that every supplier is required to register himself in a state from where taxable supply is being made. तो सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट के अकॉर्डिंग हर रजिस्टर्ड पर्सन को हर पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है. और कहाँ रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई को प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इन दिस केस टैक्सेबल सप्लाई कहां से दिया जा रहा है? प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन नोएडा, property is located in the state of Uttar Pradesh. So place of supply is Noida, and the person who is currently registered in Delhi is required to register himself from in the state of Uttar Pradesh, not in Delhi. Especially in this case, especially in the case of immovable property. So as per section 22, it is very much crystal clear that the supplier who was raising invoice from Delhi has made a mistake. That person has to take registration in the state of Uttar Pradesh, since the building is situated in Noida and the taxable supply is being made from Noida only. So इस ग्राउंड पे सप्लायर है जिसने IGST रेज किया इनवॉइस पे, उसकी गलती यहाँ दिख रही है कि उसकी वो रजिस्ट्रेशन यूपी में लेना चाहिए था, लेकिन वो दिल्ली के रजिस्ट्रेशन से इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटल के लिए का बिल रेज कर रहा और IGST चार्ज कर रहा है. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 ऑफ CGST Act. Says that location of the supplier should be the place from where the taxable supply is made. So this section also saying that the place of supplier should be in a place from where taxable services is being given. In this case, and according to this section, place of supply of the supplier should be in Noida, not in Delhi. So when we interpret all these sections and evaluate the present case, then we find that this transaction is not treated as a interstate transaction. Reason being, section 72 says place of supply of supplier should be the place from where taxable services is being made. So this transaction should not be treated as a interstate transaction. Number 2, section 2 subsection 15, location of the supply is in Noida, that is why location of the supplier should be in Noida. So IGST charging is wrong in this case. Number 3, since the transaction is not
to be treated as interstate supply, IGST is not allowable, then the person or the buyer who are taking the input tax credit has are in default, that he has claimed the wrong input tax credit as the transaction is invalid. In the IO of section 12 subsection 3 of CGST of IGST Act, section 7 of the IGST Act, section 22 of the CGST Act, section 2 subsection 15 of the IGST Act. So in the present case, these all four sections has been violated. Only the buyer has satisfied the section 16, the condition of section 16, in spite of the fact that section 12 subsection 3, section 7 of the IGST Act, section 22 of the CGST Act and section 2 of subsection 15 of the CGST Act is violated. So that violation is not my default. Yes, the default is majorly done by the supplier, not by the buyer. But it's very much clear that if these conditions are satisfied, then this transaction shall be treated as an intrastate supply. Otherwise, when the transaction it would be treated as intrastate supply, then the supplier has to register in the state of Uttar Pradesh, and from there he has to raise the bill. So this is the case of conclusion is what is section 16 is not the only basis of which you can rely and take the input tax credit and say, okay, I have satisfied all the condition of claiming input tax credit and my input tax credit is safe. But this is not the actual fact. The fact is you have to go interpret all the other sections and provisions which are there in the transaction. So what we understand from this case, that first we have to evaluate whether the transaction interstate supply or intrastate supply. If the transaction interstate supply, proper tax has been charged or not, place of supply is proper or not, all these factors need to be evaluated before claiming input tax credit. So in here major mistake is done by the supplier, but purchaser has also evaluated all those things before entering into the transaction or before making any payment or before taking any input tax credit. So इस तरह की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें शेयर कर सकते हैं, आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसी ही वीडियो आपको और चाहिए तो हमें कमेंट करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके पास इस तरह के नोटिस आए हैं और इसको आपने कैसे डील किया है। थैंक यू।